हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GGC में अर्थात ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे ज़बरदस्त और मस्त होंगे, अपनी तैयारी भी सकुशल ढंग से बढ़िया से अच्छे से कर रहे होंगे। हम आपकी तरह या रोज़ाना की तरह हमारी एक क्लास और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए प्रस्तुत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्या हुआ है या फिर कहाँ तक हमने पढ़ा है, उससे आगे हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास में। अगर आज की इस क्लास की बात की जाए तो इस क्लास में हम कंप्लीट कर रहे हैं GS के अंतर्गत आने वाला भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास हमने मध्यकालीन पढ़ाने से स्टार्ट किया है, जिसको हमने 2-4 क्लासें करा चुकी हैं। इससे पहले जो भी नए साथी हैं उनके लिए ये सूचना है, 3-4 क्लासें करा चुके हैं। ये हमारी 5वीं 6ठी क्लास हो सकती है। इसमें हम पहुंच आए हैं। ये फिर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो गुलाम वंश के अंतर्गत इल्तुतमिश के बाद जो भी शासक आए गुलाम वंश में, उन सब के बारे में अच्छे से विस्तार रूप से जानेंगे। और इस क्लास में आपको हम थ्योरी वाइज पढ़ा रहे हैं, अर्थात 0 लेवल से हाई लेवल तक। और जैसे ही ये थ्योरी कंप्लीट होती है आप सभी को हम अपने इसी चैनल पे प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आएंगे, ताकि आपको उससे रिवीजन करने में और आसानी हो सकेगी। हाँ, और दूसरी बात ये है, ये जो हमारी क्लास होगी ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक, अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार को जो हमारी क्लास हुआ करेगी वो करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज क्लास आएगी, अर्थात जैसे हमने पिछले शनिवार या रविवार में देखा था नोबेल पुरस्कार 2025, वो भी ट्रिक के साथ। अगर जिन साथियों ने वो चीज़ें नहीं देखी तो नोबेल पुरस्कार ट्रिक के साथ हमारी इसी चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं और नोबेल पुरस्कार के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि नोबेल पुरस्कार 2025 अब जब तक 26 वाले नहीं मिलेंगे बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जो हम कल के शनिवार में करने वाले, अर्थात जो कल शनिवार आने वाला है, उसमें हम करेंगे महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। जो भी 2025 में महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुए वो सब करेंगे। फिर नेक्स्ट शनिवार को हम देखेंगे किसी विशेष टॉपिक में फिर से आपके साथ करंट अफेयर्स की क्लास आ जाएगी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास बहुत जल्द फिर से शुरुआत कर दी जाएगी, उस पर थोड़ा सा कुछ काम चल रहा है। तब तक के लिए सोमवार से शुक्रवार हमारी ये क्लास हुआ करेगी। और भी जिस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, चाहे वो हमारे राहुल सर हों या फिर संदीप सर हों, फिर नरेंद्र सर हों, और बहुत जल्द हमारे कुछ नए टीचर भी आपको अपने नए इसी चैनल पे दिखने वाले हैं, वो भी एक बेहतरीन विषय के साथ या बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप अगर नए भी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप अपनी भी तैयारी को निःशुल्क आराम से अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए फिर क्लास का आगाज़ करते हैं। और रविवार को आपकी क्लास नहीं हुआ करेगी, अर्थात उस दिन हम ऑफ रखेंगे, इसलिए क्योंकि आप सारी चीज़ का जो भी सप्ताह में पढ़ चुके हैं, एक नोट्स बना चुके हैं, उस चीज़ का आप रिवाइज कर सकें। तो इस तरह से फिर मंडे से और शुक्रवार तक हमारी इसी क्लास में आपसे मुलाकात होती रहेगी, और शनिवार को करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज क्लास में। बस इतनी सी सूचना थी, आपने इतनी सूचना सुना, इसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर क्लास हम करते हैं कंटिन्यू, जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहाँ से शुरुआत करते हैं। अच्छा, बता दें हमने छोड़ा कहाँ था, ये फिर हमने कल की क्लास में किया कहाँ था। तो हमने गुलाम वंश का प्रारंभ किया था, उसमें हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उस आराम शाह भी आया था 8 महीने के लिए, उसके बाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद हम वहाँ पे पूर्ण विराम में अपनी क्लास को ऑफ कर दिए थे। आइए फिर उसी के आगे आज की क्लास में देखते हैं। जो भी शासक हुए इल्तुतमिश के बारे में, उन सब के बारे में अच्छे से जानते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बात की जाए, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के लिखेंगे उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, अर्थात इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गए थे आप लोग साथी बताएंगे, आप लोगों को पता होगा, हमने कल आपको बताया था 1236 ईस्वी में। तो इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी अगर बात करें तो इल्तुतमिश एक शासक था, फिर कहने मतलब एक लंबा शासन किया था, जो अपने जिंदा रहते वक्त इसने घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद जो भी उत्तराधिकारी बनेगा
उन सब में हम इसके कुछ पुत्रे भी थे और कुछ पुत्रियां भी थीं। तो क्योंकि जो शासक होते थे वो बहुत कई सारी शादियां करते थे, इसलिए कई सारी शादियां करते थे, उनके कई सारे रीजन होते थे। पहली बात अगर रीजन की बात करें तो अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए, कि अगर हम वहाँ से अपनी शादियाँ कर लेंगे, वहाँ से अपने संबंध बना लेंगे तो हमारा क्षेत्र वहाँ का मिल जाएगा। और दूसरी बात अपनी सुरक्षा के लिए, कि अगर हम वहाँ से शादियाँ कर लेंगे तो हम पर वो अटैक नहीं, अर्थात हम उनके संबंधी हो जाएंगे, उनके रिश्तेदार हो जाएंगे। और दूसरी बात अपनी पसंद की वजह से कर लिया करते थे। तो कई सारी पत्नियों, बहुत सारे लड़के और पुत्रियां भी होते थे। तो उसमें बात करें तो ये जो प्रिय पुत्री थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। उत्तराधिकारी जो ये घोषित कर चुका था इल्तुतमिश अपने जिंदा रहते वक्त कि हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी जो बनेगा वो हमारी पुत्री रजिया बेगम बनेगी। लेकिन अर्थात ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों के लिए पहले रुकनुद्दीन फिरोज आता है, फिर उसके बाद रजिया बेगम आती हैं। तो इसने तो कहा कि मेरे बाद तो रजिया बेगम आएगी, लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है, जो तुर्की सरदार थे, तुर्की अमीर थे, उन सब ने रजिया बेगम को न बैठाकर किसे सिंहासन दे दिया? रुकनुद्दीन फिरोज। आइए देखते हैं रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन हुआ था? रुकनुद्दीन, लिखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज। तुर्की सरदारों ने रजिया बेगम को न बैठाकर किसे बैठाया था? रुकनुद्दीन फिरोज। अगर इसकी बात करें तो मात्र कुछ माह के लिए, कुछ माह का मतलब हुआ कुछ महीने के लिए, जब कुछ माह के लिए। और ये जो आदमी था ये पूरी तरह से अयोग्य था। क्या था? अयोग्य। कहा जाता है ना, अगर किसी भी आदमी के अंदर अगर कोई योग्यता नहीं है तो आप उसे बड़ा से बड़ा पद दे दीजिए, लेकिन उस पद को वो बहुत दिनों तक या लंबे समय तक नहीं चला सकता। अगर जिसके अंदर योग्यता होगी वो जाहिर सी बात उस पद को काबिल होगा, उस पद के काबिल होगा तो एक लंबा शासन या फिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर जो आदमी उस पद के लायक नहीं है, वो पद की योग्यता नहीं रखता, तो वो अयोग्य था। या फिर कहने मतलब इसे बैठा तो दिया गया लेकिन ये अयोग्य था। वहीं पर बात करें, इसकी एक माँ थी, रुकनुद्दीन फिरोज की एक माँ थी, उसका नाम था शाह तुर्कान। इसकी जो माँ थी उसका नाम था शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज तो नाम का केवल शासक बन गए, लेकिन पूरी जो शासन की बागडोर संभाल रही थी वो शाह तुर्कान छा रही थी। ये बात भी तुर्की सरदारों, ये जो तुर्कान चिहलका अली के अंतर्गत जो भी सरदार थे उन सबको ये बात पसंद नहीं आई कि ये नाम तो रुकनुद्दीन फिरोज का है लेकिन शासन की बागडोर इसकी माँ चला रही थी। तो लोगों ने षड्यंत्र रचा, या फिर कहने मतलब प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत रुकनुद्दीन फिरोज को सिंहासन से हटाकर रजिया बेगम को सुल्तान बना दिया गया। कौन बना दिया गया? किसे? रजिया बेगम को। तो इतनी बात याद रखेंगे। इल्तुतमिश के बाद कौन सिंहासन पे आता है? रुकनुद्दीन फिरोज। लेकिन कुछ माह के लिए, इसलिए क्योंकि वो अयोग्य था। और रुकनुद्दीन फिरोज के शासनकाल में पूरी तरह उसकी माँ जिसका नाम था शाह तुर्कान, वो पूरी शासन की बागडोर संभाल रही थी। इसके बाद कौन आता है? रजिया बेगम आती है। ये है रजिया बेगम, आप तस्वीर में देख सकते हैं। अब डालेंगे रजिया बेगम, या रजिया बेगम नहीं लिखेंगे, रजिया सुल्तान लिखेंगे, क्योंकि ये सुल्तान बन चुके थे। और सुल्तान कब से कब तक थी? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक, लगभग 3.5 साल। क्योंकि 1236 स्टार्टिंग से ही नहीं बैठ गए, कुछ माह के लिए पहले रुकनुद्दीन फिरोज किया, इसलिए इसका शासनकाल जो मिलता है वो 3.5 साल का मिलता है। ठीक है, क्योंकि 36 में कुछ शासन इसके भाई से रुकनुद्दीन फिरोज ने किया था। अच्छा, रजिया सुल्तान की बात करें, इसकी माँ का क्या नाम था? इसकी माँ कुतुबी बेगम। कुतुबी बेगम, जो ये कुतुबी बेगम थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। ये कुतुबी बेगम कौन थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री। हमने बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, लेकिन रिश्ते में दामाद भी था। तो इस तरह से कुतुबी बेगम किसकी अर्थात पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इसके पिता की बात करें, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे। और जब कुतुबी कहने मतलब रजिया सुल्तान के अंतर्गत एक शासक बनने की कूट के वो योग्यता भरी हुई थी, क्योंकि इसका जो बचपन से लेकर जो भी इसके बड़े होने तक, अर्थात एक राजशाही परिवार में, फिर कहने मतलब एक शासक के परिवार में ही इसका दिन गुजरा था। अर्थात कुतुबुद्दीन अर्थात रिश्ते में जो इसके नाना लगते थे वो भी एक शासक था। और इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश की प्रिय पुत्री थी रजिया सुल्तान,
तो इस तरह से इसके शासक बनने के अंदर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से थी, योग्यता बहुत अच्छे से थी, जो एक शासक के अंतर्गत या फिर एक योद्धा के अंतर्गत होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी रजिया सुल्तान के अंतर्गत थी। तो इस तरह से पूछा जाता है, जो इससे इनसे प्रश्न बनता है मध्यकालीन या फिर दिल्ली सल्तनत, कुछ भी कह सकते हो, मध्यकालीन इतिहास में प्रथम महिला शासिका थी, प्रथम महिला शासिका थी। इस तरह से बहुत ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए दिल्ली सल्तनत में या मध्यकालीन इतिहास में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका का नाम, या फिर प्रथम महिला शासिका का नाम बताइए। तो क्या बताएंगे हम लोग? रजिया सुल्तान। जब ये सिंहासन में बैठ जाती हैं तो इसके सिंहासन, या फिर जब ये शासक बन जाती है, सुल्तान बन जाती हैं, तो इसके सुल्तान बनने से वजह समाज का एक आधा वर्ग बहुत नाराज़ था। इसलिए नाराज़ था क्योंकि ये एक स्त्री थी या एक औरत थी, तो उन सबको एक औरत के अंतर्गत शासन करने में या फिर शासन की देख रेख करने में वो दिलचस्पी नहीं थी कि हम एक औरत के अंतर्गत शासन करेंगे। ये बात उन्हें हजम या फिर अच्छी नहीं लग रही थी। कहा जाए जैसे आज स्त्रियों की दशा, तो आज तो लगभग वर्तमान में अब बहुत हद तक बराबर आ चुकी है, स्त्री पुरुष को लगभग समान देखा जाता है। लेकिन आप सोच कर देखिए उस समय में स्त्रियों की क्या दशा रही होगी। लेकिन उस टाइम ये उन सब के व्यक्तियों को एक किनारे या उन सभी व्यक्तियों के एक किनारे छोड़ते हुए ये शासक बनती है और अपने शासन की देखभाल करने लगती है। लेकिन इसके टाइम पे विद्रोह भी होते रहे। विद्रोह इसलिए होते रहे क्योंकि ये एक औरत थी और औरत के अंतर्गत अन्य अधिकारी जो भी इसके नीचे जो भी शासन कर रहे थे, उन सबको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि हम एक स्त्री के अंतर्गत शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसके आगे। तो ये बात याद रखेंगे, मध्यकालीन इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। यहीं पे एक बात और लिखेंगे, रजिया सुल्तान दरबार में कुलाह तथा चोगा पहनकर आने लगी। जब ये भी दरबार में थी तो पुरुषों की तरह, जो पुरुषों का पोशाक होता है, जो अर्थात जो एक पुरुष सुल्तान धारण करता था, जो भी पोशाक, अपना टोपी, अपना कुला, और जो एक स्त्री होती थी जो पर्दा करती थी, वो पर्दा को इसने त्याग कर और दरबार में खुले मुंह और अपने कुला और टोपी के साथ आने लगी। वही होता था कुला और चोगा, जैसे आप देख सकते हैं, अर्थात खुले मुंह आने लगी। जो एक स्त्री पर्दा करती थी वो सब पर्दा को त्याग दिया, एक पुरुषों की तरह ये भी एक सुल्तान की तरह दरबार में आने लगी। ये बात भी तुर्की सरदारों को अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ, एक बात और था कि इसने अपना एक घोड़ा कमांडर नियुक्त कर रखा था। लिखेंगे रजिया ने याकूत खां को आमीर आखुर बनाया था। आमीर ए आखुर बनाया था। अच्छा, ये आमीर ए आखुर एक पद होता था। ये पद किसके होता था? घोड़े का सरदार या घोड़े का कमांडर, घोड़े का सरदार। ठीक है,
अमीर ए आखुर या घोड़े का सरदार या फिर कह लीजिए इनका संरक्षक या फिर बॉडीगार्ड किसे नियुक्त किया गया था? याकूत खां को। जब याकूत खां को इसने अपने, जो कि एक याकूत खां एक योद्धा आदमी था, कहने मतलब अगर याकूत खां बोला जाता है, इतिहास में वर्णन मिलता है कि याकूत खां एक तरफ और 100 सैनिक एक तरफ, यानी उन सब पर ये भारी था। तो आप समझ सकते हैं याकूत खां कितना बलशाली या फिर कितना बड़ा योद्धा रहा होगा। तो रज़िया बेगम ने याकूत खां को अपना अमीर अखूर बना रखा था, जिसे घोड़े का सरदार अर्थात इस पद को माना जाता था, घोड़े का कमांडर। जब भी रज़िया बेगम कहीं भी घोड़े से जाती थी तो आगे आगे इनका घोड़ा और पीछे पीछे याकूत खां चलता था, और घोड़े में बैठाने में या फिर किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए रज़िया बेगम या फिर याकूत खां ही करता था। जब याकूत खां करता था तो लोगों को ये बात अच्छी लगती थी, इसलिए क्योंकि याकूत खां का लगातार प्रमोशन भी हो रहा था अच्छे अच्छे पद पर, क्योंकि इसके अंदर वो योग्यता थी, अच्छे अच्छे पद पर पहुँच रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने इस रज़िया बेगम पर लक्षण भी लगाए। लक्षण ये लगाया कि जो याकूत खां हैं अर्थात जो इसके घोड़े का कमांडर हैं, ये रज़िया बेगम और याकूत खां के बीच कुछ संबंध हैं। ऐसे तुर्की सरदारों ने या फिर पूरी दिल्ली सल्तनत में जो भी प्रजा थी उन सब ने लक्षण लगाए, जो भी सरदार थे उन सब ने इस पर लक्षण लगाए। कहते नहीं, अगर किसी भी आदमी को अगर गिराना हो तो सबसे एक अच्छा तरीका होता है उस पर बदनामी थोप दी जाए, या फिर कोई भी आगे बढ़ रहा तो उस पर एक नकारात्मक विचारधारा थोप दी जाए, जिससे वो आदमी नीचे गिर सकता है। लेकिन फिर भी इस सब का प्रभाव रज़िया सुल्तान पर कुछ भी नहीं पड़ा, और ये लगातार अपने शासन की ओर कदम बढ़ा रही थी, फिर अपने जो भी देखभाल था, जो भी शासन की बागडोर संभाल रही थी। लेकिन इसी याकूत खां को जब बढ़ते हुए इसका प्रमोशन देखते हुए लगातार विद्रोह भी हो रहे थे कि याकूत खां का घोड़े कमांडर हटाया जाए जैसे भी, या विद्रोह भी हो रहे थे। तो इसी विद्रोह में कुछ प्रमुख विद्रोह भी थे, उनके बारे में हम जानते हैं। देखते हैं कौन कौन से विद्रोह थे, लिखेंगे। रज़िया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह। अगर इन विद्रोहों में बात करें तो नंबर 1 जो विद्रोह आता है, किसने किया था? बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे इसी वजह से, क्योंकि याकूत खां इसके घोड़े का कमांडर था, ये इसका संरक्षक था, इस वजह से। तो नंबर 1 विद्रोह पहले आता है कबीर खां आयाज, कबीर खां आयाज। ये क्या था? ये कौन था? लाहौर का गवर्नर था। इसने विद्रोह किया, लेकिन रज़िया बेगम इसके विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सफल रहीं। अर्थात इसने जब विद्रोह किया अपनी सेना के साथ, रज़िया बेगम पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन रज़िया बेगम इसको हरा देती हैं, अर्थात विद्रोह यानी दबाने में सफल रहीं। और दूसरा विद्रोह देखेंगे, तुर्काने चिहलगानी का विद्रोह। अर्थात जो भी सरदार थे 40 जो इनके पिता ने बनाया था, उन सब ने भी इसके खिलाफ विद्रोह किया था। इसी वजह से क्योंकि याकूत खां इसका संरक्षक था, फिर घोड़े का सरदार था। और दूसरी बात, एक तो बात ये थी, और दूसरी बात ये थी कि एक ही औरत शासन कर रहे थे, एक औरत बागडोर संभाल रही थी। ठीक है, वहीं पे तीसरा विद्रोह देखते हैं। तीसरा विद्रोह किया था अल्तुनिया, जो कि बाद में इसका पति भी बनता है, लेकिन कैसे? पहले तो दुश्मन था, कैसे बनता है आगे हम आपको बताएंगे। अल्तुनिया ने किया था। अल्तुनिया कौन था? पंजाब में एक क्षेत्र पड़ता था भटिंडा, वहाँ का एक गवर्नर था। और भटिंडा कहाँ पड़ता है? लिख लेंगे पंजाब। वहाँ का ये गवर्नर था कौन? अल्तुनिया। जब अल्तुनिया विद्रोह कर रहा था तो इसका विद्रोह थोड़ा सा बड़ा नुकसान दे रहा था रज़िया बेगम को। तो रज़िया बेगम और अपने साथ अर्थात इनके जो घोड़े का कमांडर था याकूत खां, उन दोनों को और अपनी सेना के साथ लेकर जाता है और भटिंडा पे आक्रमण करती है, विद्रोह को दबाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो जाता है। उल्टा ये हो जाता है कि जो भटिंडा का शासक था अर्थात अल्तुनिया, वो इन सब पर भारी पड़ जाता है और याकूत खां मारा जाता है। लिख लेंगे,
जो इसका मेन सरदार या संरक्षक था याकूत खां। एक याकूत खां का नाम और भी मिलता है जिसने विद्रोह किया था, लेकिन ये याकूत खां दूसरा था। ठीक है, याकूत खां मारा जाता है, याकूत खां मारा जाता है, अर्थात जब अल्तुनिया विद्रोह दबाने जाते हैं। और इसी में दूसरा पॉइंट जो हुआ था, रजिया को बंदी बना लिया जाता है। रजिया को क्या बना लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर एक किला पूछा जाता है परीक्षा में, तो याद रखेंगे। बंदी बनाकर मुबारक किले में कैद कर दिया जाता है। कौन सा किला था? मुबारक किला। मुबारक किले में कैद कर दिया जाता है। किसे? रजिया बेगम को। जब अल्तुनिया अर्थात विद्रोह दबाने की कोशिश करती हैं तो इनका जो मेन संरक्षक, मेन कमांडर, जो घोड़े का कमांडर, घोड़े का सरदार भी था, अर्थात जिसका नाम था याकूत खां, वो मारा जाता है और रजिया को बंदी बना लिया जाता है। कहाँ और किस किले में कैद कर लिया जाता है? मुबारक किला में। और ये सब काम कौन कर रहा था? भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया कर रहा था। तो जब रजिया बेगम अर्थात कैद हो जाती है, मुबारक किले में से कैद करके रख दिया जाता है, तो वहीं पर जो तुर्की सरदार थे, जो तुर्कानी चहलगानी के अंतर्गत जो भी इसे नापसंद करते थे, उन सब में जश्न का माहौल, अर्थात दिल्ली में जश्न मनाना शुरू। ये इधर पंजाब की तरफ कैद करके रख ली जाती है अर्थात अल्तुनिया द्वारा, और उधर दिल्ली में जश्न होना शुरू हो जाता है। जश्न इस बात से कि रजिया बेगम का शासन दिल्ली से ख़त्म और एक नया सरदार या फिर एक नया शासक नियुक्त करते हैं, और उसका नाम होता है बहराम शाह। अभी तरह से रजिया सुल्तान की भी मृत्यु नहीं हुई, अभी वो सिर्फ किले में कैद हुई है, और किले में कैद करके किसने रखा? अल्तुनिया को। अभी इसके आगे की थोड़ी सी कहानी अभी यहीं पे होल्ड करते हैं। पहले बहराम शाह के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, फिर आइए अगले पेज पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, अभी तो रजिया बेगम कहाँ पर है? अभी कैद में है, और दिल्ली में क्या शुरू हो जाता है? जश्न। और ये कम से कम 40 ईस्वी में ये घटनाएं हो रही थी। तो बहराम शाह का जो शासनकाल रहता है 1240 से लेकर 42 तक। ठीक है, दिल्ली में जश्न और बहराम शाह को नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि इसका शासनकाल मात्र 2 साल का रहता है। जब बहराम शाह को नियुक्त किया जाता है, ये भी एक तरह से आयोग था, लेकिन एक नया पद, जैसे इल्तुतमिश ने एक पद बनाया था तुर्कान चहलगानी, उसी तरह एक नया पद बनता है। लिखेंगे नया पद क्या बना दिया जाता है? ताइबे मामलिक। कौन सा नया पद बनता है? ताइबे मामलिक। अर्थात जैसे तुर्कान चहलगानी था, उसी तरह एक पद, नया पद बनता है ताइबे मामलिक। ठीक है, और इसका जो कमांडर या फिर इसका जो शासक नियुक्त किया जाता है यतगीन को। अच्छा, ये ताइबे मामलिक क्या था कि आप बहराम शाह को बताया गया कि आप तो राजा बन जाइए, लेकिन जो भी शक्ति होगी, जो भी कार्य करना होगा, शासन कैसे करना है, क्या नहीं करना, रुपए पैसे कहाँ पे खर्च करना, जो भी अर्थात शासन की बागडोर है, वो सब किसके हाथ में रहेगी? सॉरी, वो सब ताइबे मामलिक के हाथ में, अर्थात जो नया पद बन चुका था उसके हाथ में रहने वाली है। और जो उसका यानी मेन संरक्षक था वो किसे बनाया गया था? यतगीन को। तो बहराम शाह ने कहा अच्छा ये बात है, अर्थात हम राजा बन जाएंगे लेकिन हमें कुछ करना नहीं होगा। कहा जी नहीं, बिल्कुल आप कुछ नहीं करेंगे, केवल आप राजा बन जाइए, आप एक शासक बन जाइए, लेकिन जो भी कार्यभार, जो भी शक्तियाँ होंगी वो सब किसके पद में रहेंगी? अर्थात कौन सा पद बनाया गया था? ताइबे मामलिक, उसके पद में। और उसका संरक्षक किसे बनाया था? यतगीन को। तो कहा बहराम शाह इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हमें तो राजा बनने से मतलब है, हम राजा बन जाएंगे, मेन आदमी रहेंगे, बाकी कोई भी काम करे, कोई भी कुछ भी करें, हमसे इससे क्योंकि जो एक आयोग आदमी होता है वो यही तो चाहता है कि हमें बस अमीर बन जाएं किसी भी तरह, लेकिन कुछ करना ना पड़े। ठीक है, तो वही क्वालिटी बहराम शाह के अंदर भी थी। तो ये केवल नाम का, लेकिन वास्तविक जो शक्तियाँ थी वो इसमें थी, और जिसका संरक्षक यतगीन को था। अब यहाँ पे तो दिल्ली में जश्न हो चुका था, और यहाँ पे जो किले में कैद थी उनका नाम था रजिया बेगम।
अर्थात ये किले में कैद थी, तब ये इनके मन में सवाल आया कि अर्थात एक महत्वाकांक्षी लड़की भी थी, महत्वाकांक्षी सुल्तान भी थी, तो ये तो वहाँ पे किले में कैद बस यही सोच रहे थे कि मुझे इस किले से आज़ादी कैसे मिले। और अल्तुनिया इसे मार भी नहीं था रहा, और अल्तुनिया को एक कहने मतलब आदेश भी मिला था कि इस सुल्तान को या फिर रजिया बेगम को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये मान नहीं रहा था और आवागमन या फिर किले में कैद रखता था, और इसी तरह महीने भर या 1.5 महीने जैसे भी था आवागमन उसी कमरे में या फिर जहाँ पे कैद थी वहाँ पे किया करता था। अंततः ये इससे क्या हो जाता है, कहने मतलब ये है कि इसे रजिया बेगम से हो जाता है प्रेम, और प्रेम जानते हो एक बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए भी प्यार का मार्ग बताया गया कि अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो वो एक ही रास्ता है, आप ईश्वर से प्रेम करिए। तो अर्थात अल्तुनिया को भी रजिया बेगम से हो जाता है प्रेम। जब प्रेम हो जाता तो ये बात जब रजिया बेगम को पता चलती है कि लड़का तो प्यार में है, तो लड़का जब प्यार में है तो जानते हो फिर लड़की क्या करती है कि या तो फिर आबाद या तो फिर बर्बाद। कहती है अब उसे तो इस कैद से बाहर निकलना था कि मुझे तो इस कैद से बाहर निकलना, कैसे भी निकला जाए। तो उसने एक प्लान ये बनाया। तो एक दिन आया अल्तुनिया और वापस जा रहा था, तो कहने मतलब रजिया बेगम तो एक सुल्तान थी, अर्थात डरती तो है नहीं थी, या फिर इसने एक बागडोर भी संभाल रखी थी इसलिए वो डरती नहीं थी। जब अल्तुनिया एक दिन इसी तरह आया और जा रहा था तो रजिया बेगम ने कहा ओए हेलो रुकिए ज़रा, तो कहा ठीक है हाँ बोलिए। कहा डू यू लाइक मी, अर्थात आप मुझे पसंद करते हो। तो अल्तुनिया ने कहा यस यस बिल्कुल। तो कहा विल यू मैरी मी, अर्थात तुम मुझसे शादी करोगे। अल्तुनिया ने इतनी बात सुनकर कहा ओ माय गॉड ये क्या सुन रहा हूँ। कहा ठीक है बिल्कुल शादी करेंगे। तो इस तरह से अर्थात वो कैद से छोड़ने के लिए, फिर कैद से बाहर आने के लिए रजिया बेगम ने अल्तुनिया से निकाह किया, और अल्तुनिया से निकाह करने के बाद इन दोनों ने यही प्लान बनाया कि हम लोग शादी कर लेंगे और इसके बाद चलेंगे दिल्ली को फिर से अपने अंतर्गत लाएंगे। जो हमारी दिल्ली की सल्तनत या फिर जो हमारा पद था वो हमारे भाई को दे दिया जाएगा, उसको हम फिर से छीन लेंगे। तो इस तरह से ये अल्तुनिया से शादी कर लेते हैं। लिखेंगे रजिया बेगम की शादी किससे होती है? अल्तुनिया से। शादी किस लिए किया था? किसी भी तरह ये कैद से छुटकारा पा सकें। रजिया बेगम की शादी अल्तुनिया से हो गई। जब शादी हो गई अल्तुनिया से, तो अल्तुनिया को इसने यही बताया कि अब मुझे चलना है दिल्ली की ओर, और अपने दिल्ली को या फिर जो दिल्ली की सल्तनत थी या फिर जो दिल्ली की गद्दी थी उसे मुझसे फिर से हासिल करना है। और ये दिल्ली को रुख कर देते अपनी सेना के साथ। जब दिल्ली को रुख कर रहे थे तो उधर बैराम शाह के जो भी तुर्की सरदार थे, जो भी सैनिक थे या फिर जो भी उनके अंतर्गत जो भी सरदार थे, उन सबको खबर लग जाती है कि अल्तुनिया जो एक दुश्मन था, अर्थात उसको मारने वाला था, मारने के बजाय बल्कि उससे शादी करके वापस दिल्ली आ रहा है, दिल्ली को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से एक बड़ी सेना लग जाती है, और वहाँ पर मामला ये होता है कि अर्थात अल्तुनिया को और रजिया बेगम को वापस दिल्ली से भागना पड़ता है, क्योंकि हार जाते हैं। तो वापस दिल्ली से भागते टाइम कहा जाता है कि अल्तुनिया का जो घोड़ा था वो सबसे आगे था और रजिया बेगम तो बेचारी पीछे, और अल्तुनिया की जुबान से बस यही निकल रहा था मरवा डाला मुझे तुमसे शादी करके, तो मैं तो मारा गया। अर्थात तो इतनी तेज़ भागा, आगे आगे उसका घोड़ा, पीछे पीछे रजिया बेगम और उसकी जो भी अन्य सेनाएँ परास्त थीं वो सब भागते हुए एक लंबा, यानी कहने मतलब भागते भागते ये दोनों थक जाते हैं, और एक स्थान पड़ता है, वो स्थान का नाम होता है कैथल। क्या नाम होता है? कैथल। लिखेंगे जब भाग कर जा रहे थे तो एक स्थान पड़ता है, स्थान कौन सा था? कैथल। और उसी स्थान पे, एक कैथल नामक स्थान पे अर्थात अल्तुनिया और रजिया बेगम विश्राम करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि भागते भागते एक थक जाते हैं तो विश्राम करने के लिए रुकते हैं। तो वहीं पर कुछ डाकुओं द्वारा रजिया बेगम और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है 1240 ईस्वी में। लिख लेंगे 1240 ईस्वी में हत्या किसकी? रजिया बेगम और अल्तुनिया की। किनके द्वारा? डाकुओं द्वारा। लेकिन इसकी हत्या के 3 बात मिलते हैं, 3 प्रमाण मिलते हैं
कुछ लोग या कुछ इतिहासकार बताते हैं इसकी जो हत्या कर दी गई थी वो एक किसान द्वारा। किसान ने देखा कि ये बहुत सारे सोना चांदी पहने हुए थे, इसलिए उसने डाकू का भेष बनाया और इन दोनों की हत्या कर दी, अर्थात वो सोना चांदी छीनने के लिए। और दूसरा मिलता है कि नहीं, डाकुओं द्वारा एक डाकुओं का गुट जा रहा था और इन दोनों को देखा ये सोना चांदी से लैस थी या सोने चांदी पहने हुए थे आभूषण, इस वजह से डाकुओं ने कर दिया। और तीसरा मत ये मिलता है ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि बहराम शाह की जो सेना जो दिल्ली से इसे खदेड़ रही थी उनकी सेनाओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। जैसे भी रहा हो, अर्थात इतना याद रखेंगे, परीक्षा में इतना पूछा जाता है कि रजिया बेगम या रजिया सुल्तान की हत्या किस स्थान पर हुई थी, क्या बताएंगे? कैथल नामक स्थान पर। कब हुई थी? 1240 ईस्वी में। इस तरह से रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है। रजिया सुल्तान का ये इतना इतिहास था। एक व्यक्ति था, उसका नाम लिखेंगे मिन्हाज ए सिराज। इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था तबकात ए नासिरी। उस पुस्तक में क्या लिखते हैं, अर्थात रजिया बेगम के बारे में इनका क्या कथन था। रजिया बेगम के बारे में क्या कथन था? रजिया बेगम के बारे में क्या कथन था? रजिया बेगम के बारे में यही कथन था, अर्थात ये तबकात ए नासिरी में लिखते हैं कौन? मिन्हाज ए सिराज क्या लिखते हैं? लिखेंगे रजिया बेगम के बारे में। लिखते हैं इतिहास में सबसे ज़्यादा वर्णन रजिया सुल्तान का ही मिलता। रजिया सुल्तान का ही मिलता, लेकिन उसकी कमी इतनी थी कि वो एक औरत थी। क्या उसकी कमी थी? कि वो एक औरत थी। अर्थात इस कथन से आप समझ सकते हैं, इस कथन से निष्कर्ष यही निकाला जाता है कि रजिया बेगम या रजिया सुल्तान एक बहुत बड़ी प्रशासक या फिर सुल्तान या फिर शासिका बन सकती थी, या फिर उसके अंदर वो गुण थे, वो क्वालिटी थी, लेकिन वो इसी वजह से हार गए क्योंकि वो एक औरत थी। अर्थात औरतों को उस समय बहुत और नीचे स्थिति में रखा जाता था, इस वजह से वो असमर्थ रहीं, या उसका इतिहास में इतना बड़ा या लंबा शासनकाल नहीं चल सका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाँ, कहाँ पे थे? फिर उसके बाद सिंहासन पे कौन आता है? बहराम शाह आता है। बहराम शाह कितने टाइम के लिए आता है? 40 से 42 तक। और उसके टाइम एक नया पद बनाया गया, ताइबे मामलिक, जो कि उसका संरक्षक यादगीन को बनाया गया। और यही कहा गया कि भैया आप तो राजा बने रहिए, लेकिन आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका जो भी काम देखेगा वो एक विभाग देखेगा, और उस विभाग का नाम था ताइबे मामलिक, जिसका संरक्षक या जिसका सरदार था यादगीन। तो बहराम शाह ने कहा ठीक है, हमें कुछ नहीं करने पड़े, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन अंततः कुछ समय बाद इसकी भी हत्या हो जाती है और नया शासक बनता है, उसका नाम होता है लिखेंगे मासूद शाह, या फिर पूरा नाम ही लिख लेना अलाउद्दीन। एक अलाउद्दीन अभी हम खिलजी वंश में भी पढ़ेंगे, वो अलाउद्दीन नहीं है, अलाउद्दीन मासूद शाह। ठीक है, और इनका जो शासनकाल रहता है वो 1242 से लेकर
1246 ईस्वी तक। ये भी एक प्रकार से अयोग्य था, लिख लेंगे अयोग्य शासक। और ये जो बहराम शाह लिखे हैं इसे भी हम लिख लेंगे किसकी श्रेणी में, अयोग्य शासक ये भी था। अर्थात इन सब व्यक्तियों ने का कोई इतिहास नहीं मिलता। अयोग्य शासक, कोई क्वालिटी नहीं थी जो एक शासक के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, तो अलाउद्दीन महसूद साहब 1242 से लेकर 1246 तक। इसके बाद जो भी अन्य शासक हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे। इसके बाद अन्य शासक बचे हुए हैं नसीरुद्दीन महमूद, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे बलबन, जो कि एक उसके बारे में एक लंबी क्लास है, अर्थात कल की ही क्लास में कर लेंगे, या फिर जिस दिन भी हिस्ट्री क्लास होगी अर्थात मंडे को उसमें कर लेंगे बलबन। और फिर लास्ट पढ़ेंगे कैकवाद। इस तरह से गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा। फिर एक नया राजवंश प्रारंभ कर देंगे, उसका नाम होगा खिलजी वंश। और ये जो सारी क्लास होने वाली हैं वो कल तो शनिवार है, कल अर्थात करंट अफेयर्स की क्लास होगी, उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें कंपटीशन एग्जाम में कोई भी पेपर निकालना है, कोई भी एग्जाम देना, तो हमें सारे सब्जेक्ट पे कमांड बनाने पड़ेंगे। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करिए कि केवल एक क्लास पे फोकस, नहीं, सभी क्लास पे हमें फोकस करना चाहिए। और मंडे को फिर हिस्ट्री की अगली क्लास होगी, अर्थात कल करंट अफेयर्स की, और संडे को और मंडे से हम फिर से आपको बलबन और इसके बाद जो भी शासक हैं उन सब के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, एक बार रिवीजन कर लिया जाए तो फिर क्लास को हम ऑफ करते हैं। आइए रिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि जितना पढ़ना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए रिवीजन भी है। हमने शुरुआत पहले किया था इल्तुतमिश से। हाँ, यहाँ से हमने शुरुआत किया था इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी से हमने आज की क्लास प्रारंभ की थी। उसका उत्तराधिकारी बना रुकनुद्दीन फिरोज, जो कुछ माह के लिए वो भी एक अयोग्य था, और उसके शासनकाल में उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, वो पूरी तरह छाई रही। उसके बाद फिर आते हैं कौन, रजिया बेगम। हाँ, उसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान, जिनका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक। और इनके पिता की बात करें इल्तुतमिश, और माँ जो थी कुतुबी बेगम अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी, और मध्यकालीन इतिहास में प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, और रजिया सुल्तान दरबार में कुला तथा चोगा पहनकर आने लगी थी। चोगा जो एक पुरुषों के जैसे आप देख सकते हैं, पुरुषों की तरह टोपी अर्थात स्त्रियों का पोशाक पूरी तरह से त्याग दिया था। उसके बाद रजिया ने याकूत खां को आमिर ए आखूर बनाया, अर्थात जिसे घोड़े का कमांडर या अपना संरक्षक भी बनाया। और इसी के चलते हुए रजिया के सुल्तान के खिलाफ विद्रोह भी शुरू हुए। विद्रोह में जैसे हमने कुछ विद्रोह देखे, कबीर खां आयाज जो कि लाहौर का गवर्नर था, इसने भी विद्रोह किया था। उसके बाद तुर्कान चिहलगानी का विद्रोह अर्थात तुर्की सरदारों ने भी विद्रोह किया था। और अल्तुनिया ने विद्रोह किया जो कि भटिंडा का गवर्नर था, और भटिंडा पड़ता कहाँ है, पंजाब में। और जब ये अल्तुनिया का विद्रोह दबाने गए थे तो उसमें क्या हुआ, याकूत खां मारा जाता है और रजिया को बंदी बनाकर मुबारक किले में कैद करके रख दिया जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद अर्थात इससे अल्तुनिया से इस निकाह भी कर लेती हैं। और निकाह कैसे की, अर्थात प्रेम हो जाता है, उसके बाद निकाह कर लेती हैं, और हमने आपको सारी कहानियाँ बताई भी हैं। और बाद में फिर इन्होंने कहा कि दिल्ली का फिर से सिंहासन पाना चाहा, लेकिन ये असफल रहे, और अर्थात कैथल नामक स्थान में 1240 में इनकी हत्या किनके द्वारा, डाकुओं द्वारा कर दी जाती है। इनके बारे में कुछ कथन मिलता है, जैसे एक इतिहासकार या फिर एक कवि था, ये फिर एक दरबारी कवि जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज। उसने अपनी पुस्तक तबकात नासरी में लिखा है रजिया बेगम के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। इतिहास सबसे ज़्यादा वर्णन रजिया सुल्तान का ही मिलता है इतिहास में, लेकिन उसकी कमी इतनी थी कि वो एक औरत थी, अर्थात एक औरत के होने के बाद ये लंबे समय तक शासन नहीं कर सकी। लेकिन इसके अंदर गुण एक शासक वाले कूट कूट करते हैं। आगे देखिए फिर, हाँ, इसके बाद हमने क्या देखा, एक मिनट, हाँ, ये फिर तो हो चुका था। बहराम शाह के बारे में देखा हमने, एक नया पद बन चुका था ताइबे मामलिक जो कि यदगेन। फिर लास्ट शासक था अलाउद्दीन महसूद शाह 1242 से लेकर 46, ये भी एक आयोग था। इसके बाद जो भी शासक बचे हुए हैं उनको हम अगली क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास यहीं तक। आप लोग बताना क्लास कैसे लगे। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे, और रोज़ की तरह आप लोग अपनी तैयारी में एक एक क्लास जोड़ते जाइए, एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइए। एक एक कदम के भरोसे हम एक लंबी मंजिल तक पहुंच चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना, मस्त रहना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।